हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिविटी डायग्राम इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये जो टॉपिक है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई थी। हमने क्लास डायग्राम कैसे बनाते हैं, यूज़ केस के डायग्राम कैसे बनाते हैं और हाँ सीक्वेंस डायग्राम कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर तो वीडियोस बना रखी हैं। लेकिन एक्टिविटी डायग्राम कुछ इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बस लेट हो गई और लेट होते 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 बहुत ज़्यादा लेट हो गई और इसके ऊपर हम वीडियो नहीं बना सके, तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी आ रही थी। तो फाइनली आज मैंने सोचा कि एक्टिविटी डायग्राम के ऊपर भी एक वीडियो बना दी जाए। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो कि रेगुलर सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल के, उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जो रेगुलर सब्सक्राइबर नहीं हो, खाली वीडियो देखने आए तो आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, वीडियो थोड़ी सी आगे कर लो। अच्छा, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जब आप कोई रिक्वेस्ट करते हो किसी टॉपिक की, तो आप लोग एक काम किया करो, कुछ ना कुछ थोड़ा सा टाइम पीरियड रख के रिक्वेस्ट किया करो। अब समटाइम ऐसे रिक्वेस्ट आती है कि जी एक्टिविटी डायग्राम की वीडियो आपके चैनल पर अवेलेबल नहीं है। मैं कहता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी ही आपके इस टॉपिक को कवर कर दूँ, तो रिप्लाई आता है कि कुछ घंटे बाद मेरा एग्ज़ाम है और मुझे उसके लिए चाहिए, या फिर रात को 12 या 1 बजे एक कमेंट आता है और फिर वो ये कह रहे होते हैं कि सुबह मेरा एग्ज़ाम है, मुझे उसके लिए चाहिए थी। तो ऐसे टॉपिक कवर करना मुश्किल हो जाता है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि आहिस्ता 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 सारे टॉपिक कवर करता रहूँ, लेकिन आप क्योंकि हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं और वीडियोस देखने वाले हैं अगर हैं, और आपको कोई टॉपिक चाहिए जो कि नहीं मिल रहा, तो आपको पता तो होता है कि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो आप कम से कम कुछ दिन रख के हमें बता दिया करें, ताकि हम किसी भी तरीके से आपके लिए उस टॉपिक की वीडियो को अरेंज करने की कोशिश करें। सो जिस तरीके से अभी ये मैंने सिर्फ एक्टिविटी डायग्राम है, बेसिक टॉपिक था, लेकिन बस कुछ वजूहात ऐसी हुई, हम आगे पीछे दूसरे टॉपिक्स पे फोकस करते गए और ये लेट होते 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 अच्छी खासी लेट हो गई, और अब हम और लेट नहीं करेंगे। चलें अब इसको शुरू करते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले एक्टिविटी डायग्राम क्या होती है कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप वर्क फ्लो डायग्राम की तरफ आ जाओ, वर्क फ्लो डायग्राम को देखते हैं, उससे आपको एक्टिविटी डायग्राम के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। फिर उसके बाद हम एक्टिविटी डायग्राम की तरफ चलेंगे। देखें होता क्या है कि सबसे पहले जो आई ना वो वर्क फ्लो डायग्राम थी। अच्छा, वर्क फ्लो डायग्राम कहाँ से आई, किसने बनाया, कोई ऐसा सवाल नहीं है, ये बस आ गई। अब कैसे आ गई मैं आपको बताता हूँ। देखें, वर्क फ्लो डायग्राम क्या होती है कि किसी भी वर्क के फ्लो को रिप्रेजेंट करना, कि हम पहले ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम ये काम करते चले जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो फिर ये कर लेंगे, अगर वैसा हो गया तो फिर हम ये जो चीज़ें आप कर रहे होते हो ना, इसको अगर आप पिक्चर के अंदर किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हो, तो आप उसको कह दोगे कि ये वर्क फ्लो डायग्राम है। ये आई कैसे, अब मैं आपको इसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी को कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो लेट्स सपोज आप किसी दोस्त के साथ बैठे हुए हो और आपको ट्रिप प्लान कर रहे हो। आप उसको कहते हो कि यार मैं जो है हम जो है पहले चलेंगे फ़लानी जगह, वहाँ पे स्टे करेंगे, उससे आगे इधर चले जाएंगे, उससे आगे उधर चले जाएंगे, एंड अगर वहाँ पे कोई रास्ता बंद मिला तो फिर हम इधर से इधर चले जाएंगे, एंड सो ऑन। आप कोई ट्रिप प्लान करते हो और आपका दोस्त सुनता रहता है सुनता रहता है सुनता रहता है, और सुनने के बाद बोलता है भाई मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आपके पास कोई कॉपी होती है, एक बॉल पॉइंट होता है, आप वो उठाते हो, अपने सामने रखते हो कि और उसको बुलाते हो और बोलते हो कि इधर आ जाओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। फिर आप क्या करते हो कि ये सारी चीज़ें जो आपने पहले उसको ज़बानी ज़बानी बताई थी, आप एक पिक्चर के अंदर जो है रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हो एक डायग्राम में। किस तरीके से, पहले आप एक पॉइंट जो है सर्कल करके दिखाते हो कि अभी हम यहाँ खड़े हैं, फिर आप वहाँ से एक लकीर खींचते हो सीधी नीचे, और फिर आप किसी और जगह का नाम लिख के बोलते हो कि हम यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। फिर आप उससे आगे एक लकीर खींच के किसी और जगह का नाम लिख के बोलते हो कि हम यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, एंड सो ऑन। इस तरीके से करते 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 हम ये हमारा फाइनल जगह है, हम यहाँ पहुँचेंगे। बीच में कोई रास्ते अगर आपको बंद मिलने का चांस है, तो आप उसको भी प्लान करते हो कि अगर ये रास्ता बंद मिला तो हम इधर से इधर चले जाएंगे, या फिर ऐसे कर लेंगे। और ये सारी की सारी चीज़ें आप उसको एक डायग्राम की सूरत में समझाते हो। तो ये जो आपने डायग्राम बनाई है, शायद आपको उस वक्त नहीं पता था, लेकिन आपने समहाउ वर्क फ्लो डायग्राम बनाई है। यही वर्क फ्लो का कंसेप्ट होता है, और ये बिज़नेस के अंदर ज़्यादातर यूज़ हुआ करती है अपनी बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ या बिज़नेस प्लान शो करने के लिए, कि हम ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे एंड ये करेंगे। तो जितना भी वर्क है उसके फ्लो को रिप्रेजेंट किया जाता था। ये होती थी वर्क फ्लो डायग्राम। जब आई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के वर्क हो रहे होते हैं, तो उनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई डायग्राम चाहिए थी। तो क्या हुआ कि वर्क फ्लो डायग्राम को यूज़ करना शुरू कर दिया गया। ठीक है, जब इसको यूज़ करना शुरू किया गया तो बीच में हमारे पास आ गई यूएमएल। यूएमएल क्या है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। उसने क्या किया कि उसने चीज़ों को उठा के स्टैंडर्डाइज करना शुरू किया। उसने हर चीज़ को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रिप्रेजेंट करने के लिए एक नोटेशंस की लैंग्वेज बना दी कि डायग्रामेटिकली आप इस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। सेट ऑफ रूल्स दे दिया आपको यूएमएल वालों ने। तो क्या किया उन्होंने कि वर्क फ्लो डायग्राम को उठाया और उन्होंने कहा कि हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़
के दरमियान हम फ़्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करेंगे, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर इसका नाम हम स्पेसिफिकली एक्टिविटी डायग्राम कर देते हैं। अच्छा, एक्टिविटी डायग्राम उसका नाम हो गया। फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि हम यूएमएल वाले हैं तो हमारा एक रूल है कि हम हर चीज़ को यूज़ करने के लिए, हर चीज़ को ड्रॉ करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ नोटेशन बनाते हैं, ताकि हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक ही तरीके से एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करे, या फिर कोई डिसीजन ले रहा है अगर एक्टिविटी के दरमियान तो उसको रिप्रेजेंट करे। और ताकि इसलिए ऐसा हो कि अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बनाई हुई एक्टिविटी डायग्राम को दूसरा देखे तो उसको समझ आ सके, तो उन्होंने क्या किया, फिर इस एक्टिविटी डायग्राम के लिए स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ नोटेशंस बना लिए। और क्या होता है अब एक्टिविटी डायग्राम से आप करते क्या हो कि आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जब किसी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ आप मूव कर रहे होते हो ना, तो आप क्या करते हो कि वो जो डायग्राम है कि किस तरीके से आप मूव करोगे, और मूव करते हुए बीच में अगर कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ी तो आप किस तरीके से वो डिसीजन लोगे, और अगर दो दो एक्टिविटीज़ एक साथ चल रही हैं तो उनको कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, अगर एक एक्टिविटी के अंदर से दो एक्टिविटीज़ निकल रही हैं तो उनको कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, एंड सो ऑन। ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने नोटेशंस बना दी। एक्टिविटी डायग्राम के अंदर आप कब बनाते हो, सबसे पहले तो ये चीज़ है, देखो अगर आपके पास क्लास है, ठीक है, तो आप क्लास डायग्राम बनाते हो। जब आपके पास क्लासेस आ जाती हैं तो आप उनमें ये रिप्रेजेंट करते हो कि इनका आपस में क्या एसोसिएशंस हैं, क्या रिलेशंस हैं, तो आप उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास डायग्राम बनाते हो, ठीक है। आप इसी तरीके से सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस को दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जब शो करना चाह रहे होते हो तो आप क्या करते हो कि सीक्वेंस डायग्राम बना लेते हो। अच्छा, इसी तरीके से एक्टिविटी डायग्राम आप कब बनाते हो, इसकी ज़रूरत आपको कब पड़ती है, तो उसका जवाब ये है कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो और उसके अंदर किसी किस्म का आपने एल्गोरिथम डिज़ाइन किया है जो कि कोई सेट ऑफ एक्टिविटीज़ या फिर कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म करवाता है, तो आप उस एल्गोरिथम की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करोगे कि आप जो है एक डायग्राम बना लोगे, एक्टिविटी डायग्राम। इसी तरीके से आप और कोई किसी भी मॉड्यूल, आपके सॉफ्टवेयर में बहुत सारे मॉड्यूल हैं, किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल की एक्टिविटी को आप शो करना चाहते हो कि जब ये एक्शन होता है तो फिर हम किधर जाते हैं, नेक्स्ट एक्शन की तरफ, और फिर उससे अगले नेक्स्ट एक्शन पे किस तरफ जाते हैं, ये सब चीज़ें आप देखना चाहते हो, तो आप क्या करते हो कि आप उस चीज़ को भी एक्टिविटी डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर लेते हो। इसके बाद एक्टिविटी डायग्राम के मुख्तलिफ लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होते हैं, सही है। लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कह लो या लेवल ऑफ डिटेल्स कह लो, ठीक हो गया, सॉरी लेवल ऑफ डिटेल्स ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेवल ऑफ डिटेल्स ये कि अगर आप चाहो कि अगर आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर डिटेल दिखाना चाह रहे हो एक एक छोटी छोटी एक्टिविटी को भी, तो आप वो भी कर सकते हो, आप उसको उतना डेप्थ में ले जाओ। अगर आप ये समझते हो कि किसी चीज़ को इतना डेप्थ में रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिंपली क्या करो कि एब्स्ट्रैक्ट लेवल की एक एक्टिविटी डायग्राम बना दो, जिससे एक ओवरऑल उस मॉड्यूल का वर्क फ्लो पता चल जाए किसी भी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके अलावा अगर मॉड्यूल इंतहाई बेसिक है, इतना बेसिक कि उसके अंदर आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप उसकी एक्टिविटी को शो करो, उसकी खुद एक्टिविटी पता चल रही है किधर से किधर जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर एक्टिविटी डायग्राम बनाओगे ही बनाओगे। ये डायग्राम ज़रूरत के पेश नज़र बनाई जाती है, मीन्स कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप बना लो, अगर नहीं है तो हर मॉड्यूल की बिला वजह एक्टिविटी डायग्राम अपनी डॉक्यूमेंटेशन में बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम नोटेशंस देखते हैं। नोटेशंस को देखने के बाद आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से एक्टिविटी डायग्राम बन रही होती है। ओके, सबसे पहले नोटेशन है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट क्या होती है कि आप कोई भी एक्टिविटी शुरू करने से पहले किसी जगह पे खड़े होते हो जहाँ से उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए मूव करते हो, तो वो जिस जगह पे खड़े होते हो उसको इनिशियल स्टेट कहते हैं, पहली बात। और वो एक्टिविटी डायग्राम में उसको इस ब्लैक कलर के डॉट से या फिर इस ब्लैक फील्ड सर्कल से आप उसको रिप्रेजेंट करते हो। अच्छा, इसके बाद आपकी नेक्स्ट नोटेशन आ जाती है एक्टिविटी, क्योंकि आप जब इनिशियल स्टेट से मूव करोगे तो किसी एक्टिविटी की तरफ मूव करोगे, तो आप एक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि एक रेक्टेंगल बनाते हो राउंडेड कॉर्नर के साथ और एक्टिविटी का नाम उसके अंदर लिख देते हो। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैलिडेट डाटा। अब ये कोई फॉर्म रहा होगा जिसके अंदर कोई एक्टिविटी हुई होगी कि आप जब डाटा डालते हो तो उसको वैलिडेट करवाता है, तो आपने क्या किया कि उस एक्टिविटी के अंदर लिख दिया वैलिडेट डाटा। आप इनिशियल स्टेट से मूव करोगे, अगर आपके फॉर्म के अंदर जैसे ही आपने कोई डाटा डाला तो सबसे पहले उसकी वैलिडेशन होती है, तो इनिशियल स्टेट से अगर आप मूव करोगे तो वैलिडेट डाटा तक आओगे, ठीक है। अब कैसे आप आओगे, क्या होगा, फिलहाल इस बहस को छोड़ दो, फिलहाल आप डायग्राम्स देखते जाओ कि अगर आपने इनिशियल स्टेट रिप्रेजेंट करनी है तो इस ब्लैक डॉट से, अगर आपने एक्टिविटी रिप्रेजेंट करनी है तो इस तरीके से राउंडेड कॉर्नर वाले रेक्टेंगल के अंदर उसका नाम लिख के। नेक्स्ट चलते हैं, आपका आ जाता है डिसीजन।
डेफ़िनेटली जब आप किसी फ़्लो में चल रहे होते हो तो कई जगह पे ऐसी आ जाती है जहाँ पे आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। डिसीजंस ये कि अगर येस हुआ तो हम इस तरफ चले जाएँगे, इस रोड पे चले जाएँगे, अगर नो हो गया तो हम इस तरफ नीचे वाली रोड पे चले जाएँगे या जिधर भी चले जाएँगे। इसको रिप्रेज़ेंट करने का तरीका आपके पास क्या होता है, एक डायमंड, जिस तरीके से आप डायमंड कह लो या फिर ये घूमा हुआ स्क्वायर कह लो या जो भी कह लो इसको, वैसे इसको डायमंड ही कहा जाता है। अब ये जो डायमंड शेप है इसके ऊपर आप डिसीजन शो करते हो। ऊपर से कोई एक्टिविटी की लाइन आ रही है, वो यहाँ पे लिंक हुई और लिंक होने के बाद अब आपके पास दो ऑप्शन है कि अगर ये वाली बात ट्रू हो गई यानी कि येस तो आप इस तरफ चले जाओगे, अगर ये वाली बात नो हो गई तो क्या है, आप इधर नीचे की तरफ चले जाओगे। अच्छा, ये कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है कि आपने येस इधर ही लगाना है और नो इधर ही लगाना है, ठीक है। आप एक येस इधर भी लगा सकते हो और एक नो इस तरफ भी लगा सकते हो, लेफ़्ट और राइट के ऊपर। अगर आप चाहो तो और भी इसकी कोई चेंजिंग्स कर सकते हो। आप येस को लेफ़्ट की साइड पे भी ला सकते हो, नो को राइट की साइड पे भी, आपकी डायग्राम के मुताबिक जो आपको स्टाइल कन्वीनियंट लगे। आपने नो की तरफ जिस तरफ जाना है तो वो अगर राइट साइड पर है तो आप उसको राइट पे लगा लो, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन येस या नो जो भी आपका डिसीजन हो, वो दो डिसीजंस आपके इस डायमंड के अंदर से ही निकलने चाहिए और एक इनपुट ऊपर से आपको डायमंड को आनी चाहिए। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, गार्ड। अच्छा, ये गार्ड क्या होता है, जब आप कोई एक लाइन लगाते हो, जब आप इनिशियल स्टेट से मूव करके किसी एक्टिविटी तक जाओगे तो आप उसको एक एरो हेड वाली लाइन की से रिप्रेजेंट करोगे और उसका एरो हेड एक्टिविटी की तरफ होगा, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर आप कोई गार्ड लगाना चाहते हो, कोई कंडीशन लगाना चाहते हो कि हम ये मूवमेंट तब करेंगे जब ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, तो आप उसको इस तरीके से बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर जहाँ पे गार्ड लिखा हुआ है वहाँ पे लिख देते हो। लेट्स सपोज कि मैं अगर ट्रिप प्लान कर रहा हूँ और मैं अपने घर से किसी हिल स्टेशन की तरफ मूव करना चाहता हूँ, तो मैं एक एक्टिविटी तो बनाऊँगा कि मैं यहाँ से यहाँ पर जाकर मूव कर रहा हूँ। मतलब इनिशियल स्टेट जो कि मेरा घर है वहाँ से मैं मूव कर रहा हूँ किधर, किसी एक्टिविटी की तरफ। वो एक्टिविटी क्या है, हिल स्टेशन। तो अब ये यहाँ से इनिशियल स्टेट से एक्टिविटी तक तो मैं एक एरो हेड वाली लाइन खींच के दिखा दूंगा कि मैं यहाँ से यहाँ मूव करके जाऊँगा, ठीक हो गया। लेकिन क्या है कि हो सकता है कुछ कंडीशंस हों कि मैं वो ट्रू होंगी तो मैं तभी जाऊँगा। तो मैं क्या करता हूँ कि और यहाँ पर येस और नो वाला भी नहीं है, सिर्फ ये है कि अगर ऐसा हो गया तो मैं चला जाऊँगा, दैट्स इट, ठीक है। तो क्या है कि अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अगर गाड़ी में फ्यूल है, मैं लेट्स सपोज ये कहना चाहता हूँ, तो मैं गार्ड में लिख दूंगा इफ़ सफिशेंट फ्यूल, ठीक हो गया। या फिर इस तरीके से कोई गार्ड या फिर कोई आप लेबल भी लगाना चाहो तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फॉर्क क्या होता है। फॉर्क ये होता है कि ये आपको डायग्राम से रिप्रेजेंट हो रहा होगा कि किस तरीके से होता है। ऊपर से कोई एक एक्टिविटी आती है, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक स्टेज पे पहुंचने के बाद कोई एक्टिविटी की तरफ से लाइन आ रही होती है और किसी स्पेसिफिक स्टेज पे पहुंचने के बाद क्या होता है कि उसको आगे वो डिवाइड हो जाती है टू सब एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक हो गया। तो अगर आपने ऐसी कंडीशन लिखनी है कि आपकी कोई एक्टिविटी ऊपर से आ रही थी लेकिन किसी एक स्टेज पे पहुंचकर वो एक एक्टिविटी के आगे दो एक्टिविटीज़ बन गई हैं, तो आप क्या करोगे, आप ये फॉग यूज़ करोगे। ऊपर से एक एरो हेड लेके आओगे किसी एक्टिविटी की तरफ से, बीच में ये स्लेब लगाओगे, उसके नीचे लेफ़्ट और राइट साइड पे एक इस तरीके से दो एरो हेड होंगे और एक एक्टिविटी इसके नीचे आ जाएगी और एक एक्टिविटी दूसरे वाले एरो के नीचे आ जाएगी। तो ये आपका तरीका होता है फॉग को इस्तेमाल करने का। ये चीज़ें अभी आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखते जाएँ कि नोटेशंस क्या हैं। ज़्यादा समझ नहीं आ रही तो दिमाग पे जोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम जाके आगे डायग्राम्स देखेंगे, पूरी आपको समझ आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, मर्ज क्या है। मर्ज भी एग्जैक्टली वैसे ही है देखें जैसे फोर्क है, खाली क्या है कि अपसाइड डाउन हो गया। अपसाइड डाउन क्या है कि अब क्योंकि देखें अगर ऐसा हो सकता है कि कोई एक एक्टिविटी ऊपर से आ रही है और नीचे जाकर दो में तकसीम हो गई है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ऊपर से दो आ रही हैं और नीचे आके एक में मर्ज हो गई हैं। तो अगर आपकी ऐसी सिचुएशन कहीं बन जाती है लॉजिक के अंदर, तो आपने इस मर्ज नोटेशन को यूज़ करना है, ठीक हो गया। इसमें और कोई बड़ी साइंस नहीं है। नेक्स्ट, फाइनल स्टेट। आप कहीं से घूमते फिरते किसी भी जगह पे आपको टारगेट तो होता है ना कि आपने वर्क फ्लो करना है, ये इस तरीके से चलते हमारी ये फाइनल स्टेट है, यहाँ पे पहुँचना है। तो फाइनल स्टेट को आपने क्या करना होता है, इस नोटेशन से रिप्रेजेंट करना होता है जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये किस तरीके से बनी हुई है। एक आपने ब्लैक फिल्ड सर्कल बनाया और उसके ऊपर एक आउटलाइन बना दी, ठीक हो गया। एक खाली ब्लैंक सर्कल उसके ऊपर थोड़ा सा बड़ा करके लगा दिया, तो ये जो है आपकी फाइनल स्टेट आ गई। अच्छा, ये चीज़ें अब आपको MS वर्ड या MS पेंट पे बैठ के ड्रा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये टोटली अनप्रोफेशनल वे है। माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल जैसे आपका MS वर्ड है, MS एक्सेल, इसी तरीके से ये नोटेशंस के साथ दिया हुआ टूल MS विजियो मौजूद है। मैं पर्सनली हर स्टूडेंट को ये रिकमेंड करता हूँ, आपको भी वही रिकमेंड करूँगा कि वो डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और उसके बाद आप उसको यूज़ करें। उसके अंदर आप इजीली ये सारी नोटेशंस आपके पास बनी बनाई पड़ी होती हैं, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने पेज के ऊपर उनको आपस में लिंक कर सकते हो। सो
फाइनल स्टेट देख लिया, यही सारी नोटेशंस हैं। और इसके बाद हम अब इन नोटेशंस को यूज़ करके हमने जो डायग्राम बनाई है वो देखते हैं। ये एक छोटी सी डायग्राम है मेकिंग कॉफ़ी की, ठीक है। अब इसके अंदर कॉफ़ी बनाने के प्रोसेस को इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब देख लें, मैंने आपको बताया था कि डायग्राम बनाने की ज़रिए यहाँ पे कहीं पे कुछ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो रही हो, ठीक है। तो आप कॉफ़ी बनाने के एल्गोरिथम भी लिख सकते हो। तो अगर आप उस एल्गोरिथम को अगर आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहो तो एक्टिविटीज डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। कि कैसे, क्या आप कहीं इनिशियल स्टेट पे थे, वहाँ से आपने एक पहली एक्टिविटी की कि मेकिंग कॉफ़ी, मतलब आपका मूड बना कि मैंने कॉफ़ी बनानी है। आप उस एक्टिविटी से उठे और आगे गए, तो अब आपकी आगे, क्योंकि मेकिंग कॉफ़ी के लिए दो जो है कि पैरेलल एक्टिविटीज़ करना आपके लिए लाजमी था, कि स्टीमिंग मिल्क और एडिंग कॉफ़ी, ठीक है। अब ये दोनों काम अपने साथ साथ करने थे। तो आपने क्या किया कि एक फॉक लगा दिया कि ऊपर से एक मेकिंग कॉफ़ी की एक्टिविटी हमने स्टार्ट लिया था, अब आगे जाके उसको अचीव करने के लिए पैरेलल वर्क शुरू कर दिया। ठीक हो गया। जब आपने पहला वर्क सॉरी जब आपने पैरेलल वर्क शुरू किया तो एडिंग कॉफ़ी और स्टीमिंग मिल्क, ये दो एक्टिविटीज़ होती रहीं। अब जब ये दोनों हो जाएंगी पैरेलल, यानी कि एक साथ, तो उसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट आपका अचीव होगा वो एक ही होगा ना, वो ये कि कॉफ़ी बन जाएगी। तो इसलिए ऊपर से तो आपने फॉक लगाया, दो एक्टिविटीज़ को सेपरेटली पैरेलल चलते हुए दिखाया, और उसके बाद दोनों एक्टिविटीज़ को आपने नीचे आके मर्ज कर दिया, और मर्ज करके आपने क्या किया कि फाइनल स्टेट तक पहुंच गए, यानी कि आपकी एक कॉफ़ी तैयार हो गई, वो दो पैरेलल एक्टिविटीज़ करने की वजह से। अब ये बिल्कुल ही एब्स्ट्रैक्ट लेवल की डायग्राम है मेकिंग कॉफ़ी की। अब आप इसके अंदर अगर और डिटेल्स ऐड करना चाहो तो जितनी ऐड करना चाहो आप कर सकते हो। जैसे कि डायरेक्ट मेकिंग कॉफ़ी आ गया यहाँ पर इनिशियल स्टेट से उठते ही। आप चाहो तो इस मेकिंग कॉफ़ी से पहले और बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। कि मेकिंग कॉफ़ी के लिए सबसे पहले इंटर इनटू किचन हो गया, सही हो गया। उसके बाद ओपन कैबिनेट हो गया, अगर कैबिनेट लॉक है तो फिर वहाँ पर डायमंड लगा दिया, तो फिर जाओ और की लेके आओ, और इस तरीके से। और अगर की नहीं मिली तो प्रोग्राम कैंसिल हो जाए, और अगर की मिल गई तो वो लॉक खोलो, और फिर उसके बाद उसमें से कॉफ़ी का जो एक जार है वो निकालो, एंड सो ऑन सो ऑन। अब अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप का जो स्नैरियो है उसमें कितनी लेवल ऑफ डिटेल्स रिक्वायर्ड है। एक्टिविटी बनाना आपको आती है, मर्ज आपको आता है, फॉर्क आपको आता है, डिसीजन आपको आता है, इनिशियल फाइनल स्टेट आपको पता है, ठीक है। आप जितनी ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हो उतनी एक्टिविटीज़ बढ़ती चली जाएंगी। तो जो लेवल ऑफ डिटेल आपको रिक्वायर्ड है आप उस लेवल की एक्टिविटी डायग्राम बना लो। ये एक डायग्राम थी। नेक्स्ट डायग्राम एक और देख लेते हैं कि इनिशियल स्टेट थी, उसे एक बंदा उठा और अब उसने क्या किया, उसने एक एक्टिविटी की कि ईट समथिंग गुड फ्रॉम द किचन। अब इस एक्टिविटी के परफॉर्म करने के लिए वो नीचे गया, नीचे जाकर उसने डिसीजन लेना था, ठीक है, खाने के बाद, सही है। अब उसने खा लिया और उसको डिसीजन लेना था, तो उसने डिसीजन लिया कि हैड इनफ, अगर मतलब जो खा लिया वो बहुत है तो आगे क्या करना है, एक बात। और अगर उसने जो खाया है कि वो इनफ नहीं है तो वो क्या करेगा कि वो स्टिल हंग्री वाली साइड पे जाएगा और दोबारा से जाके ईट समथिंग फ्रॉम द किचन शुरू कर देगा। वो फिर खाना शुरू कर देगा, वो खा के फिर दोबारा से नीचे आएगा डिसीजन की तरफ, फिर वो देखेगा कि क्या अब मेरा पेट भर चुका है या अभी मैं स्टिल हंग्री हूँ। अगर वो स्टिल हंग्री होगा, अगर उसका डिसीजन ये कहता है कि तुम स्टिल हंग्री हो, तो वापस ऊपर चला जाएगा ईट समथिंग। ये लूप चलती रहेगी, ईट समथिंग होता रहेगा। अच्छा, अब वो ईट समथिंग होने के बाद फिर वो एक स्टेज के ऊपर फाइनली जब उसका पेट शेट भर गया, अब वो यहाँ पे आकर डिसीजन लेता है स्टिल हंग्री या हैड इनफ। अब उसको पता चलता है हैड इनफ, तो हैड इनफ के ऊपर से आगे जाएगा, आगे जाकर आप वो दो एक्टिविटीज़ शुरू कर देगा। लिसन करेगा म्यूज़िक, जिसको वो इग्नोर कर रहा होगा क्योंकि उसके साथ साथ वो किताब भी पढ़ रहा है, सही हो गया। अब ये दो एक्टिविटीज़ जो है चलना शुरू हो जाएंगी साथ साथ। अब ये दोनों एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी साथ साथ, और क्या होगा कि किसी स्टेज पे जाके शायद वो बुक भी पढ़ चुके हो, म्यूज़िक भी सुन ले, तो दोनों एक्टिविटीज़ की तरफ से जब क्लोज़ करेगा तो उन दोनों को मर्ज करके एक जगह लाएगा, और उसके बाद फाइनल स्टेट में ले जाके छोड़ देगा कि दैट्स इट, यही मेरा काम था जो कि हो गया, मैं फाइनल स्टेट पर पहुँच चुका हूँ। तो ये है एक्टिविटी डायग्राम बनाने का बेसिक तरीका। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। आपने अगर रूल फॉलो करना है तो बस यही है कि आपने डायग्राम के नोटेशंस को बड़े अच्छे तरीके से बनाना है। क्योंकि अगर आप अभी तक अगर नोटेशन समझ चुके हैं तो आपने यहाँ पे एक मिस्टेक देख ली होगी कि एक्टिविटी को जो रिप्रेजेंट करने के लिए जो नोटेशन ज़ाहिर की गई है वो परफेक्ट नहीं है। जी बिल्कुल, आपकी जो एक्टिविटी की नोटेशन है मैंने आपको बताई थी वो थोड़ी सी कुछ इस तरीके से होती है, या फिर अगर आप इसको थोड़ा सा खींच लोगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी जैसे ये है। ये वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना है, और आपको नोटेशंस आपको पता है कि कब आपने डायमंड यूज़ करना है, कब इनिशियल यूज़ करना है, कब फाइनल यूज़ करना है। दैट्स इट। अब आप बैठो, अपने लॉजिक अपने माइंड से सोच के कोई भी डायग्राम बनाओ। नोटेशंस एज़ फार आपने ठीक यूज़ की हुई है तो आपकी डायग्राम को आई होप सो कि कोई भी गलत नहीं करेगा। चेक कैसे करें कि डायग्राम ठीक है या गलत है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर आपकी डायग्राम के अंदर कहीं पे फ्लो प्रॉपरली चल रहा है तो आपकी डायग्राम
ठीक है, कोई भी उसको गलत नहीं कर सकता। आपके एल्गोरिथम की एक्टिविटी को सही से रिप्रेजेंट कर रही है, आपके मॉड्यूल की एक्टिविटी को सही से रिप्रेजेंट कर रही है तो ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर वो रिप्रेजेंट आपका मॉड्यूल जो काम कर रहा है, अगर आप उसी का वर्किंग को इस एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू चेक करने की कोशिश करो, कहीं पे जाके आप ब्रेक हो जाते हो, आपको कोई आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता, तो इट्स मीन कि आपने एक्टिविटी डायग्राम सही नहीं बनाई। तो सिंपल सी बात है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट में तारीफ़ भी कर दीजिएगा। कोई और वीडियो, किसी और टॉपिक वीडियो बनवानी हो तो किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप जो है उस वीडियो को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इसका टॉपिक को कवर कर दें। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक को कवर करें। अगर इस वीडियो में किसी किस्म की कोई मिस्टेक अगर आपको नज़र आए तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में जाके उस मिस्टेक को दूर कर दिया करें। हमारी भी थोड़ी सी करेक्शन कर दिया करें, क्योंकि हमसे भी गलती डेफिनेटली हो सकती है और आपके उस कमेंट से बाकी वीडियो देखने वालों की करेक्शन भी हो जाया करती है। और जो वीडियो देख रहे होते हैं वो नीचे कमेंट्स भी देख लिया करें, ताकि अगर किसी ने कोई ऐसी कमेंट डाला हुआ है तो आपकी वहाँ से करेक्शन हो जाए और हमारी भी। सो थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक करके वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।